जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्परिवर्तन। तो प्रदेश के नौजवान, यदि आप उत्परिवर्तन के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आज जान जाएंगे उत्परिवर्तन क्या होता है। आज का क्लास देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एक के बात है होता है, हाँ एक ही बात होता है। तो आज का क्लास बच्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा? उत्परिवर्तन पढ़ेंगे। जो बच्चे भी आ रहे हैं तुरंत आराम से बैठ जाएंगे। उत्परिवर्तन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। उत्परिवर्तन आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सबसे जरूरी है कि उत्परिवर्तन क्या होता है। सबसे जरूरी ये समझना है कि भाई साहब उत्परिवर्तन क्या होता है। सबसे जरूरी क्या समझना है कि उत्परिवर्तन क्या होता है। तो बात करें उत्परिवर्तन की, तो उत्परिवर्तन क्या होता है, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो विद्यार्थी आ रहे हैं आराम से आके बैठिए, आराम से, ठीक है ना। और थोड़ा सा कोशिश कीजिए टाइम से आ जाइए तो बहुत बेहतर है। 2 मिनट 5 मिनट पहले आओ, सही रहेगा कि नहीं? ठीक है। अगर कोई जीव है, उस जीव के अनुवांशिक पदार्थ मतलब क्या होता है? क्या होता है? डीएनए हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएगा, यही तो अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो अगर किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसके अनुवांशिक पदार्थ में जब अचानक से कोई परिवर्तन होगा तो इसी परिवर्तन या बदलाव को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। और एक क्रिया कब होती है? एक क्रिया कब होती है? तो जब बच्चा गर्भस्थ अवस्था में होगा उस समय होता है। समझ में आया? ज्यादातर चांस उसी समय बनता है, जिससे इसके कारण कुछ विकार भी हो जाते हैं, बीमारियां भी हो जाती हैं, आगे बताने वाले हैं, परेशान ना होइएगा। अभी तो हमको सिर्फ यही समझाना है कि भाई साहब उत्परिवर्तन क्या होता है। तो अगर किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में अचानक से और अस्थाई कोई बदलाव हो जा रहा है, कोई परिवर्तन आ जा रहा है, तो उसे बच्चा हम लोग उत्परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन। तो हम लोग उत्परिवर्तन में कह सकते हैं और लिख भी सकते हैं, साथ साथ नोट कीजिएगा, किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ, क्या बच्चा? आनुवंशिक पदार्थ, किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में अचानक और अस्थाई होने वाले बदलाव या परिवर्तन, जो भी लिखना चाहे, होने वाले बदलाव, या लिख ले आप परिवर्तन भी लिख सकते हैं, परिवर्तन भी लिख सकते हैं, ठीक है। होने वाले बदलाव को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। साथ साथ नोट करते रहिएगा, इससे समय बचेगा बच्चा। और जब समझाना शुरू करें तो रुक जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चल जाएगा आप लोग के लिए बात। ये सब स्क्रीनशॉट तो एकदम बहुत सामने से ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जब बच्चा आपको यहाँ बोर्ड पे नोट कराए तो साथ नोट कर लीजिए। पिछड़ जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, वैसे बहुत आराम से ही पढ़ाते हैं, बहुत जल्दी थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं।
तो जब साथ साथ नोट करेंगे तो आपका समय बचेगा, और जब समझाएं तो बच्चा कापी कलम वहीं रख के तुरंत समझने पे ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आएगा। मैं कहता हूं अगर आप पहली बार आए तो कम से कम भाई साहब एक लेक्चर, मां कसम एक लेक्चर देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मास्टर पढ़ा कौन चीज रहा है। उत्परिवर्तन क्या होता है? तो किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होगा बच्चा? अनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होगा बच्चा? अनुवांशिक पदार्थ का मतलब हो जाएगा डीएनए, या गुणसूत्र भी कह सकते हैं भाई, गुणसूत्र पर ही ये सब होते हैं, तो गुणसूत्र, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब ये याद रखिएगा। तो किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में अचानक और अस्थायी होने वाले परिवर्तन या बदलाव को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नोट्स पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप लोग भी नोट्स चाहते हैं, हाँ आप लोग, अगर आप लोग भी नोट्स चाहते हैं तो टेंशन नहीं है बच्चा, आप चैनल के अबाउट में जाके वहां लिंक दिया गया व्हाट्सएप चैनल का, वहां से ज्वाइन हुई, वहां धीरे धीरे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो बताया क्या गया? किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में यानी डीएनए और गुणसूत्र, डीएनए या गुणसूत्र में अचानक और अस्थायी होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। बोलो कितना बच्चों को समझ में आ गया? एक बार हाथ ऊपर कर दे। बहुत अच्छे। पीछे वाले लड़कों को नहीं समझ में आया क्या? फिर से समझाऊं क्या? समझ में आ गया? बोलो पीछे वाले, टोपी छाप रहे, अरे बाबू आपसे पूछ रहे हैं, आपसे समझ में आया? तो आपने सब्सक्राइब को बटन क्यों नहीं दबाया? आओ बच्चा, दबा दिए हैं? मां कसम खाओ, क्या हुआ है? हाँ ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। बाबू उत्परिवर्तन समझ में आ गया। अब देखिए उत्परिवर्तन जो होता है, उत्परिवर्तन के कारण जीनोटाइप और फिनोटाइप में बदलाव आता है, इस बात को याद रखिएगा। उत्परिवर्तन की परिघटना में जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप फिनोटाइप कितना लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करें। इस लेक्चर को जब शुरू किए थे, इस लेक्चर मतलब ना ये चैप्टर शुरू किए थे तो पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ाए थे जीनोटाइप या फिनोटाइप? कितना लोग को पता है जीनोटाइप फिनोटाइप? देखो पता है। तो बच्चा जो जीनोटाइप होता है और जो फिनोटाइप होता है, जो जीनोटाइप होगा और जो फिनोटाइप होगा, जो जीनोटाइप होगा और जो फिनोटाइप होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप में उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण बच्चा क्या होता है? कुछ 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 बदलाव आता है। अरे बोला करो, हाँ बोलने से सब होता है। जीनोटाइप और जो फिनोटाइप होता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में उत्परिवर्तन के कारण कुछ बदलाव होता है, कुछ बदलाव होता है बच्चा, जिससे क्या समस्या होती है या फिर क्या होने वाला है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बदलाव होगा तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा या कुछ लक्षण अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो वही बताया गया कि जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है, उत्परिवर्तन के कारण इसमें कुछ बदलाव दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बदलाव दिखाई देता है। बात करें उत्परिवर्तन की खोज की, उत्परिवर्तन की खोज 1901 ईस्वी में ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। ह्यूगो डी व्रीज, किसने किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। अब देखिए ह्यूगो डी व्रीज जो है, ह्यूगो डी व्रीज जो है किस प्रकार से खोज किए?
इस पर थोड़ा सा जानना जरूरी है। हाई आधा है ह्यूगो डी ब्रीज। उत्परिवर्तन के बारे में बताएं कब? 1901 ईस्वी में ह्यूगो डी ब्रीज ने बताया। भाई साहब बताए कैसे? तो वो क्या कर रहे थे? प्राइम रोज पर अध्ययन कर रहे थे। किस पर? प्राइम रोज। कैसे लिखा जाएगा? प्राइम, सही है जी, प्राइम रोज। प्राइम रोज पर ह्यूगो डी ब्रीज क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च के दौरान उन्होंने देखा इसमें कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। और ये जो बदलाव उन्होंने देखा प्राइम रोज में, उस बदलाव को उन्होंने नाम दिया उत्परिवर्तन। क्या नाम दिया? उत्परिवर्तन। यानी हम लोग कह सकते हैं उत्परिवर्तन के खोजकर्ता ह्यूगो डी ब्रीज है। 1901 ईस्वी। सन भी याद रख लीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। उन्होंने उत्परिवर्तन की परिघटना कहां पर देखा? तो उन्होंने देखा प्राइम रोज में। प्राइम रोज के पे रिसर्च के दौरान उन्होंने कुछ बदलाव देखा। और जब उन्होंने बदलाव देखा तो उस बदलाव को उन्होंने बताया कि इस बदलाव को उत्परिवर्तन कह सकते हैं। बोलो किसी को कोई दिक्कत? क्या समझ में आ रहा है? जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? स्लो पढ़ा रहे हैं या तेज पढ़ा रहे हैं? अगर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो बताओ स्पीड बढ़ा दें, 2x पे चले जाएं। सही है, ठीक है। एकदम रिलैक्स होके पढ़ो, एकदम रिलैक्स, एकदम आराम से, टेंशन नहीं है बच्चा। अभी हम लोग जुलाई में हैं, जुलाई के बाद जून आता है, सितंबर, अगस्त। तो बच्चा अभी जुलाई में हम लोग बैठे हुए हैं तो टेंशन नहीं है। अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अभी परीक्षा में थोड़ा समय बाकी है, एग्जाम में समय बाकी है, इसलिए एकदम रिलैक्स होके पढ़िए। 2x या 3x की स्पीड से कब पढ़ेंगे? पहले लाइट का स्पीड बढ़ाइए। भाई उधर से इन्वर्टर का बटन दबाइए। आपके जाने से पहले कोई पहुंचा हुआ था, ठीक है। तो बताया गया क्या? प्राइम रोज पर रिसर्च के दौरान ह्यूगो डी ब्रीज ने कुछ परिवर्तन देखा और उस परिवर्तन को उन्होंने नाम दिया उत्परिवर्तन। अब जो उत्परिवर्तन होता है बाबू, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? उत्परिवर्तन बच्चा दो टाइप के होते हैं। एक होता है गुणसूत्री उत्परिवर्तन और एक होता है जीन उत्परिवर्तन या फिर जीनी उत्परिवर्तन भी आप कह सकते हैं। तो जो उत्परिवर्तन के टाइप है बच्चा, वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है गुणसूत्री उत्परिवर्तन। ये इसका पहला टाइप हो जाएगा। और इसका जो दूसरा टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं जीन उत्परिवर्तन। परिवर्तन, ठीक है। गुणसूत्री उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन को कह सकते हैं दो भागों में बांटा गया, या फिर ये दो प्रकार के होते हैं, गुणसूत्री उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। अब जरूरी समझना यह है गुणसूत्री उत्परिवर्तन क्या होता है और जीन उत्परिवर्तन क्या होता है। बच्चा अगर किसी जीव के गुणसूत्र की संरचना या फिर उसकी संख्या, किसकी संख्या? गुणसूत्र, याद रखिएगा। अगर किसी जीव के गुणसूत्र की संरचना या उसकी संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है या फिर कोई बदलाव आ जाता है तो उसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या बताएं? पहले एक पे ध्यान दीजिए फिर इस पे ध्यान देंगे। यहां बताया गया कोई जीव है और किसी जीव के गुणसूत्र की संरचना या फिर उसकी संरचना या फिर उसकी संख्या में कोई बदलाव आ जाए, कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहेंगे मास्टर कैसे? जैसे मनुष्य के पास बच्चा टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मनुष्य के पास कितना गुणसूत्र होते हैं बच्चा? 46।
अब किसी कारण बस एक गुणसूत्र बढ़ गया तो बच्चा कितना हो जाएगा 47। तो जब बढ़ जाएगा एक गुणसूत्र तो इस गुणसूत्र में कुछ वृद्धि हो गया है, बढ़ गया, एक गुणसूत्र क्या हुआ, बढ़ गया। अब 47 हो गया तो ऐसे परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक गुणसूत्र कम हो जाए तो बच्चा 46 की जगह कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को भी हम लोग क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यानी किसी जीव के गुणसूत्र की संरचना या फिर संख्या में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव हो जाता है, कमी या वृद्धि हो जाए तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहेंगे। बताओ, ये नीचे लिख दें, बोलो बच्चा, यही नीचे लिख दें क्या, किसी जीव के गुणसूत्र की संरचना, क्या बच्चा, संरचना की संरचना या फिर किसमें बच्चा, संख्या में होने वाले बदलाव लिख दे। बदलाव का मतलब समझ जाएंगे, ठीक है। बदलाव या परिवर्तन बदलाव को क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं जीन उत्परिवर्तन। क्या समझते हैं बच्चा, जीन उत्परिवर्तन। अगर किसी जीव के डीएनए के वन बेस पेयर में, वन बेस पेयर कह सकते हैं या फिर जीन कह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी गुणसूत्र के डीएनए के वन बेस पेयर में कुछ बदलाव या परिवर्तन हो जाता है तो उसे जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। बस याद क्या रखना, वन बेस पेयर, डीएनए के वन बेस पेयर, डीएनए के वन बेस पेयर में अगर कोई परिवर्तन या बदलाव होता है तो उसे जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। पूरा चिट्ठा खोलेंगे इन सबका, कैसे कैसे क्या है, अभी बस समझते जाइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी जीव के डीएनए के वन बेस पेयर में, किसी जीव के डीएनए के वन बेस पेयर में होने वाले बदलाव को क्या कहेंगे बच्चा, अब इसमें कहेंगे सर ये तो बात समझ में आ गई, इसकी संख्या में कुछ तामझाम हो जाए, तामझाम मतलब बढ़ जाए घट जाए, तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोला करो। ये जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, अगर उसके वन बेस पेयर में कुछ हो जाए, बदलाव आ जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम लोग जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। इतना बात कितना लोग को स्पष्ट हो गया, हाथ एक बार ऊपर कर दें, स्पष्ट हो गया। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन से बच्चा कुछ विकार होता है। अगर एक को गुणसूत्र बढ़ गया या एक को गुणसूत्र घट गया तो उससे कुछ विकार होगा। फंस रही हैं, ऐसा क्या हो गया, हम कुछ जोकर वाला काम कर दिए, कॉमेडी किए हैं आप, बताइए, मैंने हम पढ़ा रहे हैं ना, चलो। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का मतलब बच्चा क्या होता है, यहां पर अगर क्या होगा, एक आध गुणसूत्र बढ़ जाएगा उसकी संख्या में या घट जाएगा तो उससे कुछ विकार यानी बीमारी या रोग कह सकते हैं, हो सकता है, और ये रोग जन्मजात होता है। अब ऐसे रोग में क्या आते हैं, ऐसे विकार में क्या आते हैं, हम विकार बोलेंगे तो आप रोग समझेंगे या बीमारी समझेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इससे संबंधित गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन से संबंधित जो विकार उत्पन्न होता है, उसे कई विकार होते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे डाउन सिंड्रोम याद कर सकते हैं।
टर्नर सिंड्रोम भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है अभी आगे बताएंगे। ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, मैं बताऊंगा ना, बल्कि उसका पोस्टमार्टम करके आपको दिखाऊंगा, भाई सब देखो ये होता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो गुणसूत्री उत्परिवर्तन के कारण उसकी संख्या में कमी या वृद्धि से जो विकार उत्पन्न होता है उसे आप याद कर सकते हैं एक आध ऐसे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कहेंगे रे मास्टर नमवा खतरनाक है, ठीक है, कैसे नाम पड़ा वो भी बताएंगे। तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा याद रख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम बच्चा, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम कैसे लिखा जाता है जी, सिंड्रोम, अरे थोड़ा थोड़ा हिंदी हमें भी आता है। डाउन सिंड्रोम या इसे टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक और आ जाएगा टर्नर, हाँ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, ईटीसी कर सकते हैं। जीन उत्परिवर्तन में आ जाएगा एनीमिया। एनीमिया क्या होता है बताएंगे। जीन के कारण जो उत्परिवर्तन होता है उसमें एनीमिया आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चा, एनीमिया, ठीक है। और भी होते हैं सब बताएंगे, टेंशन ना लीजिएगा बच्चा, टेंशन ना लीजिएगा। क्या इतना बात समझ में आया, उत्परिवर्तन यहां तक समझ में आ गया। तो उत्परिवर्तन में हमने बताया किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में अचानक और अस्थायी होने वाले बदलाव को उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके कारण जीनोटाइप और फिनोटाइप में भी कुछ चेंजेस होता है, और इसके बारे में ह्यूगो डुवेरिज ने बताया था। वो रिसर्च कर रहे थे, किस पर रिसर्च कर रहे थे जी, अध्ययन कर रहे थे, किस पर, प्राइम रोज पर। उसी के दौरान उन्होंने कुछ बदलाव देखा, जिस बदलाव को उन्होंने उत्परिवर्तन कहा। उत्परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया, गुणसूत्री उत्परिवर्तन और, ठीक है, गुणसूत्री उत्परिवर्तन में बताया गया है बच्चा, गुणसूत्री उत्परिवर्तन में बताया क्या गया है, अगर किसी के गुणसूत्र की संख्या या संरचना में कोई बदलाव आता है, कमी या वृद्धि होती है, तो उसके कारण जो विकार होगा गुणसूत्री उत्परिवर्तन होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और जीन उत्परिवर्तन में बताया जाता है डीएनए के, किसी जीव के डीएनए के वन बेस पेयर में अगर कोई बदलाव आपको दिखाई देता है, परिवर्तन दिखाई देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके अंतर्गत एनीमिया जैसे रोग आते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक नोट करो, फिर आपको हम बताते हैं जो मानव अनुवांशिकी और अनुवांशिकी के विकार हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जब मानव अनुवांशिकी और उसके विकार पर हम लोग चर्चा करेंगे तब इनसे भेंट मुलाकात होगा। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, एनीमिया, वर्णांता, हिमोफीलिया, ये सब उसी में आएंगे। अब कहेंगे मानव अनुवांशिकी इतना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना फिक्स है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको हम पढ़ाते हैं मानव अनुवांशिकी। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव अनुवंशिकी। मानव अनुवंशिकी, मानव अनुवंशिकी। अब सबसे पहला प्रश्न मन में आएगा, सर मानव अनुवंशिकी क्या होता है, तथा विकार, तथा विकार, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे मानव अनुवंशिकी, नीचे थोड़ा झुका हुआ है क्या है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मानव अनुवंशिकी तथा विकार देखते हैं। अब कहेंगे मानव अनुवंशिकी क्या होता है और विकार, विकार मतलब उससे संबंधित होने वाली बीमारियां। देखो अगर बात करें मानव अनुवंशिकी का, तो अब मानव अनुवंशिकी क्या होता है, तो हम कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उसके लक्षण यानी अनुवांशिक पदार्थ, उसके लक्षण, वंशागत विविधता और विकारों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव अनुवंशिकी, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा आप लोग नोट कर लीजिएगा मानव अनुवंशिकी, ठीक रहेगा।
तो मानव अनुवंशिकी क्या होता है आप बताएंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठीक है, आनुवंशिकी, वंशागत विविधता और विकार का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है मानव आनुवंशिकी कहलाता है। बोलो याद रहेगा, बोलो याद रहेगा। क्या बताया गया, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी, वंशागत पीछे पढ़ाए हैं, विविधता चैप्टर तो वो चल रहा है, वंशागत विविधता मतलब बताए भी हैं, चैप्टर शुरू किए थे, और विकार मतलब बीमारियां, इन सबसे संबंधित बीमारियां, विकार का अध्ययन किया जाता है, मानव अनुवंशिकी कहलाता है। अब कहेंगे सर इसमें जो विकार होता है मानव अनुवंशिकी से संबंधित, ये विकार क्या होते हैं? तो बच्चा विकारों को दो भागों में बांटा गया, विकारों को यहां दो भागों में बांटा गया। एक विकार को कहा गया मेंडेलियन विकार। अब ये क्या होता है अभी बताएंगे, मेंडेलियन विकार। दूसरा हो जाएगा गुणसूत्री विकार, मेंडेलियन विकार, गुणसूत्री विकार। यानी मानव अनुवंशिकी के अंतर्गत आने वाले विकारों का अगर हम बात करें तो इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा मेंडेलियन विकार, गुणसूत्री विकार। अब प्रश्न आएगा सर ये मेंडेलियन विकार क्या होता है? मेंडेलियन विकार क्या होता है और गुणसूत्री विकार क्या होता है? गुणसूत्रीय यह लगा लीजिएगा, गुणसूत्रीय विकार क्या होता है? देखिए मेंडेलियन विकार जो होता है सिंगल जीन के कारण होता है, यानी जीन के कारण ये होता है। मेंडेलियन विकार के लिए जिम्मेदार कौन होता है? जीन। अगर किसी जीन में भी थोड़ा देर पहले उत्परिवर्तन में बताए थे, अगर किसी जीन में जीन के वन बेस पेयर मतलब सिंगल, अगर जीन के वन बेस पेयर में कुछ परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या नाम दिए थे? जीन परिवर्तन। और जीन परिवर्तन के कारण बच्चा मेंडेलियन विकार उत्पन्न होता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो, सब छोड़ो, आप ऐसे कह सकते हैं मेंडेलियन विकार के लिए सिंगल जीन जिम्मेदार होता है और गुणसूत्री विकार जो होता है इसके लिए जिम्मेदार बच्चा गुणसूत्र होता है। कौन जिम्मेदार होता है? मेंडेलियन विकार के लिए जिम्मेदार सिंगल जीन होते हैं और इसके लिए गुणसूत्री विकार के लिए गुणसूत्र। अब गुणसूत्री विकार और मेंडेलियन विकार में
ऐसा क्या है? तो जब किसी जीन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तन के कारण मेंडेलियन विकार उत्पन्न होता है। और जब किसी जीव के गुणसूत्र की संख्या एक या उससे उसकी संख्या अधिक हो जाए, अब एक अधिक हो या फिर एक आध घट जाए, चाहे एक आध टू बढ़ जाए या एक आध घट जाए, तो उसके कारण जो विकार होता है गुणसूत्री विकार होता है। उस परिवर्तन में थोड़ा बहुत आपको समझाए हैं, थोड़ा बहुत क्या पूरा समझाए, थोड़ा बहुत याद होगा कि भूल गए? याद है ना? तो अगर किसी जीन के कारण कोई परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन से विकार आ रहा है, तो उसे मेंडेलियन विकार कहेंगे। और अगर गुणसूत्र में, किसमें? गुणसूत्र में उसकी संख्या में अगर एक आध बढ़ जा रहा है या एक आध घट जा रहा है, तो उसके कारण जो विकार आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुणसूत्री विकार। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बच्चा, हम लोग कह सकते हैं मेंडेलियन विकार में, हम लोग कह सकते हैं मेंडेलियन विकार में हम लोग कह सकते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। ऐसे विकार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, इसकी संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर, स्थानांतरित यानी ट्रांसफर, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। और ये क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते या ना के बराबर होते। अगर होते हैं तो बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, इसके अंतर्गत मेंडेलियन विकार के अंतर्गत बच्चा क्या आएगा? इसके अंतर्गत कुछ विकार आएंगे जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अब ये क्या होता है? अब शुरू होगा खेला अपना। वर्णांधता, वर्णांधता, ठीक है, इधर है। इसके अलावा इसमें एनीमिया। अगर किसी जनक में माता पिता में से किसी एक को हो जाए तो संभावना है कि अगले पीढ़ी में ये रोग जा सकता है। अब 100% श्योर तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जब आपको क्रॉस समझाएंगे तब बताएंगे भाई कुछ में जाता है कुछ में नहीं जाता, कब जाता है कब नहीं जाता आपको बताएंगे। लेकिन ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने की संभावना बनी रहती है। अब चाहे हीमोफीलिया हो जाए, वर्णांधता हो जाए, एनीमिया हो जाए, ये सब। अब कहेंगे मास्टर भाई एनीमिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है, वर्णांधता क्या है, ये तो बताओ। बच्चा धैर्य तो रखो, यही बताएंगे। पहले सबसे पहले मेंडेलियन विकार ही पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, कहा गया ससुर, गुणसूत्री विकार। अब कहेंगे इसमें मास्टर तब कौन आता है? इसमें आएगा टर्नर सिंड्रोम। बताए थे थोड़ा देर पहले, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, ये सब जो होते हैं बच्चा, ये आते हैं गुणसूत्री विकार के अंतर्गत। गुणसूत्री विकार के अंतर्गत ये सब आते हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है? तो आपको अगर आपसे पूछा जाए कि मानव अनुवांशिकी क्या होता है, तो आप जवाब देंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक वंशागत विविधता और विकार का अध्ययन किया जाता है, मानव अनुवांशिकी कहलाता है। इसे मानव अनुवांशिकी में जो विकार होते हैं उन्हें हम लोग दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्री विकार। मेंडेलियन विकार क्या होता है? सिंगल जीन्स के कारण होते हैं। ये क्या होते हैं? गुणसूत्र के कारण होते हैं। और गुणसूत्र में क्या, अगर एक आध गुणसूत्र बढ़ जाता है घट जाता है उसके कारण होते हैं। ठीक है,
और यहाँ सिंगल जीन में क्या, जीन में कुछ बदलाव के कारण होते हैं। आगे हम बात करें तो मेंडेलियन विकार में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, बने रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बताऊं, अगर किसी को रतौंधी हो जाए तो संभावना है कि अगर किसी लड़की को है तो हो सके उसकी, अगर किसी माता को है हो सके उसकी बच्ची में भी संभावना बने। ठीक है, अगर किसी माँ को हीमोफीलिया है तो उसके बच्ची में भी हो सकता है, ऐसा चांस बन सकता है। अब कैसे होता, अभी क्रॉस करके जब समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जब आपको हीमोफीलिया, वर्णांता, एनीमिया जब आपको पढ़ाएंगे, एक क्लास में तो ये तीनों संभव नहीं है, बच्चा एक एक क्लास लगेगा ही सबका। एक क्लास में हीमोफीलिया पढ़ा देंगे, एक क्लास में वर्णांता, एक क्लास में बच्चा एनीमिया, या फिर इन तीनों को मिला के 2 क्लास बना दे, ये हो सकता है, टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में। ठीक है, और मेरे देश के अच्छे बच्चे, ये जो गुणसूत्री विकार होता है, ये गुणसूत्र के कारण होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण ना के बराबर होते हैं। ठीक है, ना के बराबर होते हैं बच्चे, कम होते हैं, ना के बराबर। ठीक है, स्थानांतरित लिखनी, स्थानांतरण बात देखी है, स्थानांतरण, स्थानांतरित सही तो था जी, ये हो गया नहीं। ठीक, कह रहे सर जी नहीं नहीं लिखे हैं, तो नहीं नहीं हो गया, क्रॉस लगा दिया, मतलब नहीं, गलत। ठीक, आगे इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आएंगे। अब बच्चा देखिए, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर, डाउन, इस जो सिंड्रोम होते हैं इसके कारण क्या, अगर शरीर के गुणसूत्र, जैसे हम मानव हैं, अब हम मानव ही हैं, शक करते हो, मानव ही हैं, क्या है, नहीं कहेंगे नहीं मास्टर मानव नहीं, पुरुष है, मानव में पुरुष महिला दोनों आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। ठीक है, क्या वो बच्चा, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे मानव है, हमारे में 46 गुणसूत्र है, हमारा एक गुणसूत्र बढ़ गया, कोई गुणसूत्र घट गया, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया, उसके कारण हमारे शरीर में कुछ बदलाव आएगा। हमारे शरीर में जैसे हम है, हम कहाँ हैं, हमारा पड़ोसी है, अपने ऊपर कहाँ है ले, हमारा पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी क्या हो गया, शादी, और शादी जब हो गया तो उनके, ईश्वर ना करे ऐसा दिक्कत हो, ठीक है, बस ऐसे बोल दे रहे हैं। तो अब जब शादी हुआ तो उनका जब बच्चा हुआ, उनके बच्चे में क्या हुआ, किसी कारण बस 46 की जगह 45 गुणसूत्र हो गया, तो बच्चा माता पिता से भिन्न दिखेगा, उसमें कुछ विकार या बीमारी होगा। 47 हो गया तब भी दिक्कत हो जाएगा, विकार या बीमारी होगा। कुछ कारण बस उंगली छोटा हो जाएगा, गर्दन थोड़ा खिंचा हो जाएगा, ठीक है, बुद्धि मंद बुद्धि का हो जाएगा, मुंह बड़ा हो जाएगा, कान झूला रहेगा, नाक बड़ा, ओठ मोटा हो जाएगा, बच्चियों का स्तन उभार नहीं होगा, कुछ मर्दों वाले लक्षण आ जाए, ऐसी कुछ समस्या हो सकती है। अब एक किसमें होता है, कौन से रोग में होता है, इन सब में बताएंगे आपको। तो बच्चा अभी के लिए आप मानव अनुवांशिकी में इतना याद रखिएगा, क्या, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्री विकार। मैं सबसे पहले कल के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा मेंडेलियन विकार, उसके बाद जब एक खत्म हो जाएगा तब हम आपको पढ़ाएंगे गुणसूत्री विकार। बच्चा एक लेक्चर में संभव नहीं है पढ़ाना, एक लेक्चर में हम पढ़ा सकते हैं, अगर बच्चा 2 घंटे का लेक्चर लगा दे, 1.5 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर लगा दे, तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये पूरा पढ़ा के खत्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन 2 घंटे में आप लोग को चक्कर आ जाएगा, भूख लग जाएगा, प्यास लग जाएगा, कुल हो जाएगा, पढ़ा देंगे कल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल का कल देखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा, अपना राय आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग रिवाइज करके जरूर आइएगा, आप लोग भी रिवाइज करके आइए ताकि अगले लेक्चर में दिक्कत आपको ना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।